फ्यूचर एंकर्स इन शोल्डर इंस्टेबिलिटी, यानी कि बार बार कंधा उतरने में, जिसको हम बैंकार्ड टियर और विद और विदाउट रेम्प्लिसाज सर्जरी कहते हैं, उसमें आमतौर से क्या क्या सूचर एंकर्स हम यूज करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास देखते हैं कि हिस्ट्री में क्या है, यानी कि सबसे पहले हम क्या यूज करते थे। सबसे पहले जब हम आर्थोस्कोपिक यानी कि दूरबीन के द्वारा सर्जरी नहीं करते थे, जब आर्थोस्कोपी का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो ओपन प्रोसीजर्स हम यूज करते थे, यानी कि शोल्डर को ओपन किया, बैंकार्ड टियर यानी कि जो लेब्रम फटा हुआ है उसको देखा, और उसको हड्डी के में छेद बना के, जिसके हम ट्रांस ऑशियस बोलते हैं, हड्डी में छेद बना के लेब्रम को वहां रिपेयर करते थे और धागों से बांध देते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे हमारे पास आर्थोस्कोपिक टेक्निक की उपलब्धि हुई, दूरबीन से, जिसे हम की होल सर्जरीज कहते हैं, वो हमने जाना सीखा हमारे ऑर्थोपेडिक्स कम्युनिटी में, तो उसमें हमें सूचर एंकर्स का इस्तेमाल करना सीखा। यानी कि सूचर एंकर्स यानी कि वो एक स्तंभ है जिसके ऊपर धागे बंधे होते हैं, जिसके ऊपर हम लेब्रम यानी कि जो फटा मांस फटा हुआ है उसको हम उस पर बांध देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है मेटल के एंकर्स। ये टाइटेनियम या स्टेनलेस स्टील के मेटल एंकर्स होते हैं, जो कि हम रिनॉइड में यानी कि हड्डी के अंदर डाल देते हैं, और उसके ऊपर धागे लगे होते हैं, उसको हम लेब्रम से बांध देते हैं। इनिशियली ये बहुत कामयाब हुए, लेकिन इसकी रिपोर्ट्स आने लगी कि ये कार्टिलेज डैमेज ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए मेटल एंकर्स का जो प्रयोग है वो स्पेशली शोल्डर डिसलोकेशन में कम होने लगा। तो मेटल एंकर्स के बाद हमारे पास है बायो एब्जॉर्बेबल एंकर्स। बायो एब्जॉर्ब मतलब कि नाम से पता लग रहा है कि ये हड्डी में घुल जाते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आए बायो कंपोजिट एंकर्स। बायो कंपोजिट एंकर्स इसलिए है क्योंकि बायो एब्जॉर्बेबल एंकर्स जो घुल जाते हैं, उसके उसकी परेशानी ये थी कि एंकर के आसपास सिस्ट बनने लगी, यानी कि हड्डी को थोड़ा सा ढीलापन आने लगा, जिसकी वजह से उसकी पुल आउट स्ट्रेंथ, यानी कि जिसकी वजह से हम स्ट्रेंथ उस सूचर को खींच सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ कम होने लगी। इसकी वजह से हमें नया जनरेशन ऑफ सूचर एंकर ढूंढने पड़े। वो थे बायो कंपोजिट एंकर, यानी कि जिसमें ऑस्टियो कंडक्टिव प्रॉपर्टी भी होती है। उसके बाद हमारे न्यू जनरेशन ऑफ एंकर्स आए पीक सूचर एंकर्स। पीक मतलब PEEK, इसकी फुल फॉर्म होती है पॉली ईथर ईथर कीटोन। ये घुलते नहीं है, रेडियोलूसेंट होते हैं, यानी कि एक्सरे में दिखाई भी नहीं देते, और ये अच्छी स्ट्रेंथ में पुल आउट स्ट्रेंथ जिसे कहते हैं, जिसका मतलब जिसको आप धागों को खींचा जाए तो एंकर साथ में उखड़ने की जो क्षमता होती है वो बहुत कम होती है, यानी कि इसको हम आराम से खींच नहीं सकते, उसको हम पुल आउट स्ट्रेंथ कहते हैं अपनी लैंग्वेज में। वो अच्छी स्ट्रेंथ वाले सुचर एंकर्स हैं पीक सुचर एंकर्स। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सुचर एंकर्स जो शोल्डर डिसलोकेशन सर्जरी में यूज होते हैं, उनमें से एक है पीक सुचर एंकर्स। और अब सबसे नया जनरेशन ऑफ सुचर एंकर्स आया है ऑल सुचर एंकर्स। ऑल सुचर एंकर्स, इसका नाम से ही पता लग रहा है कि सिर्फ धागों को ही क्लम्प करके ये बनाए जाते हैं, इसमें पीक मटेरियल नहीं होता, ना कि कोई मेटल मटेरियल होता है। ये सिर्फ सूचर्स को ही क्लम्प करके इस तरह से बनाया जाता है कि अंदर जाने के ये फूल जाए और इनका बाहर ना आए, तो इसे इसका नाम होता है ऑल सूचर एंकर्स। सिर्फ सूचर से ही बने हुए एंकर्स को कहते हैं ऑल सूचर एंकर्स। तो आज हम रिवाइज करेंगे। फर्स्ट आया हमारे पास मेटल एंकर्स, जो कि टाइटेनियम और स्टेनलेस स्टील से होते हैं। पुल आउट स्ट्रेंथ इनकी भी काफी अच्छी होती है, और ये रेडियल ओपेक होते हैं, रेडियोलूसेंट नहीं होते, एक्सरे में आराम से दिख जाते हैं, बट थोड़ा कार्टिलेज डैमेज का इनके साथ इशू है। सेकेंड हमारे पास आए थे बायो एब्जॉर्बेबल एंकर, जो कि PLLA और PGA पॉलीमर से बनते हैं। ये समय के साथ घुल जाते हैं, फॉरेन बॉडी एक्शन थोड़ा सा ही करते हैं, लेकिन पुल आउट स्ट्रेंथ इनकी इतनी अच्छी नहीं रही। पीक सुचर एंकर्स, पीक मतलब पॉली ईथर ईथर कीटोन, रेडियोलूसेंट होते हैं, यानी कि एक्सरे में दिखाई नहीं देते, ड्यूरेबल होते हैं, पुल आउट स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, लेकिन थोड़ा ये ऑल सुचर एंकर्स थोड़ा सा मोटे होते हैं। लास्ट जनरेशन है ऑल सुचर एंकर्स, बहुत ही पतले छोटे छोटे साइज में आते हैं, 1.4 1.3 तक के साइज में आते हैं। इसमें सिर्फ सुचर से ही बने होते हैं, स्लीव के स्वाद हम डाल सकते हैं। बोन जो निकालनी पड़ती है सुचर एंकर डालने के लिए सबसे मिनिमल ऑल सुचर एंकर में होती है। और ये प्राइमरी एज वेल एज रिवीजन सर्जरी, यानी कि जो बैंकार्ड रिपेयर फेल हो गया है उस रिवीजन सर्जरी में भी बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होते हैं ऑल सुचर एंकर्स। तो ये दो जनरेशन पीक सुचर एंकर्स और ऑल सुचर एंकर्स मोस्ट कॉमनली यूज सुचर एंकर्स हैं आज की डेट में शोल्डर डिसलोकेशन में। ये तो बात हुई टाइप्स ऑफ सुचर एंकर्स। हम देखते हैं कि हम डिसाइड कैसे करते हैं कि सुचर एंकर्स कैसे यूज करना है। क्या हमें सुचर एंकर्स में हमें अच्छी क्वालिटीज होती हैं, वो हमें कैसे डिसाइड करना है, और सुचर एक एंकर्स एक अच्छा कैसा माना जाता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले सुचर एंकर्स कौन सा इस्तेमाल करें, कैसे डिसाइड करें।
सबसे पहला पॉइंट है बोन क्वालिटी एंड डेंसिटी ऑफ ग्लिनोइड, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ऑल सुचर एंकर, जैसे मैंने बताया, ऑल सुचर एंकर्स की परेशानी ये है कि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो हड्डी के कॉर्टेक्स पर डिपेंड करती है। कैंसरस बोन में इसका होल्ड कम होता है, यानी कि अगर बोन की क्वालिटी कम हो, अगर ऑस्टियोपोरोसिस हो, हड्डी कमजोर हो, डेक्सा स्कोर बहुत ही खराब हो, तो ऑल सुचर एंकर्स का वहां पे रहना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, उसका पुल आउट स्ट्रेंथ कम हो जाता है। यानी कि जो बोन बेड है, कॉर्टिकल स्ट्रेंथ है, वो अच्छी होनी बहुत ही जरूरी है ऑल फ्यूचर एंकर्स में। ठीक है, तो इसमें हम ऑल फ्यूचर एंकर यूज नहीं करेंगे, इसमें पीक फ्यूचर एंकर यूज करेंगे अगर पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस हो। सेकेंड पॉइंट है रिवीजन वर्सेस प्राइमरी सर्जरी। अगर प्राइमरी सर्जरी है तो हम पीक या ऑल फ्यूचर एंकर दोनों यूज करते सकते हैं। लेकिन अगर प्राइमरी नहीं है, एक बार फेल हो चुका है, यानी कि बोन में ड्रिल होल हो चुकी हैं, बोन क्वालिटी थोड़ी सी, इतनी ज्यादा जगह नहीं है हमें पे ड्रिल होल करने की, तो हमें ऐसे एंकर चाहिए जो छोटे साइज का हो। तो इसमें हमें ऑल सुचर एंकर बेटर है, स्पेशली इन द केस ऑफ रिवीजन सर्जरी। पेशेंट एज एंड टिश्यू हीलिंग कैपेसिटी, अगेन एज इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑस्टियोपोरोसिस और द बोन स्ट्रेंथ। दैट इज वाई अगर ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादा है तो पीक सुचर एंकर बेटर यूज करें। एंड लास्ट इज वेरी सब्जेक्टिव विच इज सर्जन एक्सपीरियंस एंड प्रेफरेंस। अगर सर्जन ऑल सुचर एंकर में ट्रेन हुआ है तो बेटर रहेगा कि वो उसी में कंटिन्यू करे। अगर सर्जन पीक सुचर एंकर में ट्रेन हुआ है तो बेटर रहेगा कि वो पीक में ही कंटिन्यू करे, विद टाइम धीरे धीरे अपनी ग्रेजुएशन ऑल सुचर एंकर में डाले, और वाइस वर्सा। सो प्रेफरेंस इज द लास्ट थिंग। फर्स्ट फर्स्ट टू इंपॉर्टेंट थिंग इज बोन क्वालिटी, ऑस्टियोपोरोसिस है तो गो फॉर पीक सुचर एंकर, रिवीजन सर्जरी है तो बेटर टू गो फॉर ऑल सुचर एंकर। अब ये बात हुई व्हाट आर आइडियल सूचर एंकर की, सूचर एंकर में हमें क्या क्वालिटी देखनी है कि जो ना हो तो हमें यूज करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। जैसे कि ईज ऑफ इंसर्शन, आराम से डलने चाहिए सूचर एंकर। अगर हमें बहुत मुशक्कत करनी पड़ रही है, मेहनत करनी पड़ रही है सूचर एंकर डालने में, तो सूचर एंकर कामयाब नहीं होंगे। ऑप्टिमल पुल आउट स्ट्रेंथ, यानी कि वो स्ट्रेन को, खिंचाव को झेल जाए, हड्डी के साथ बाहर ना आए, जैसे हमें जैसे फोर्स करें। शोल्डर एक बहुत ही मोबाइल जॉइंट है, अगर हम सर्जरी करने का पेशेंट को वापस भेजते हैं, अगर वो कुछ स्ट्रेस लगाए शोल्डर पे, ये ना ये होना चाहिए कि सूचर एंकर ही बाहर आ जाए, क्योंकि अगर वो सूचर एंकर ही बाहर आ गया तो सर्जरी फेल है। थर्ड पॉइंट है स्ट्रॉन्ग मटेरियल। ऑब्वियसली जो धागे हैं, सूचर है, उस सूचर एंकर पे लगे हुए, दैट शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ कि वो बायोलॉजिकल स्ट्रेन को झेल पाए। नॉन रिएक्टिव, फॉरेन बॉडी रिएक्शन नहीं करना चाहिए। ये ना हो कि सूचर एंकर हम डालें और अगले दिन उसका रिएक्शन हो जाए और फॉरेन बॉडी उसको रिजेक्ट कर दे उस फ्यूचर एंकर को, ताकि इन्फेक्शन ना हो। इट शुड टेक लेस स्पेस। ऑब्वियसली मैंने बताया कि पीक सुचर एंकर के कंपैरिजन में ऑल सुचर एंकर स्मॉलर साइज में होते हैं, तो जितना छोटा सुचर एंकर होगा उतनी ही कम हमें हड्डी निकालनी पड़ेगी सुचर एंकर डालने के लिए, उतना ही बोन कंजर्विंग होगा। लेस हड्डी रिमूव, दैट इज बेटर एंड इजी टू रिवाइज। ऑब्वियसली कि रिवीजन में भी हमें ऐसा देखना पड़ेगा कि 20 to 30% बैंकार्ड सर्जरी कैन फेल, तो हमें रिवीजन सर्जरी यानी कि रिपीट ऑपरेशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और जो सूचर एंकर रिवीजन सर्जरी में कामयाब हो उसको हमें फेवर करना चाहिए। अगेन रिपीट करते हैं, ईज ऑफ इंसर्शन आराम से लग जाए, पुल आउट स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, मटेरियल स्ट्रांग होना चाहिए, वो अपने आप टूट ना जाए, रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, बॉडी रिएक्शन नहीं देना चाहिए, कम से कम जगह घेरनी चाहिए ताकि बोन कंजर्विंग हो, और रिवीजन सर्जरी में भी हमें इस्तेमाल करने लायक होना चाहिए। ये सारे सूचर एंकर्स जिस भी क्वालिटी में है वो अच्छे सूचर एंकर्स हैं। ऑब्वियसली पीक सूचर एंकर एंड ऑल सूचर एंकर, सब में ये सारे क्वालिटीज काफी निर्भर होते हैं, इसलिए हम ये दोनों काफी इस्तेमाल करते हैं शोल्डर डिसलोकेशन केसेस में। पीक सूचर एंकर्स में सबसे पहले हम आते हैं नॉटेड सूचर एंकर्स। दो टाइप के सूचर एंकर होते हैं इनमें, एक होता है नॉटेड और एक होता है नॉटलेस। नॉटेड मतलब कि ये ट्रेडिशनल सूचर एंकर होते हैं जिसमें धागे लगे होते हैं, हम उसमें से लेब्रम से यानी टिश्यू से वो सूचर्स पास करते हैं और बाहर नॉट लगाते हैं। तो पहली लाइन पढ़े हम, ट्रेडिशनल एंकर्स रिक्वायरिंग आर्थोस्कोपिक नॉट टाइंग। हमें वो सूचर्स को लेब्रम से निकालना होता है और नॉट डालनी होती है। ठीक है, द सूचर्स आर पास थ्रू लेब्रम एंड कैप्सूल एंड देन स्टेबिलिटी आर अप्लाइड, यानी कि हम स्टेबिलिटी लेते हैं नॉट बांध के। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि नॉट टाइंग हर किसी को थोड़ा सीखने में समय लग सकता है। जो नॉट है वो कार्टिलेज से रगड़ सकती है, कार्टिलेज थोड़ा डैमेज कर सकता है अगर वो अच्छे से नहीं लगाई जाए, और नॉट कुछ समय में कभी कभी किसी केस में लूज भी हो सकती है। तो नॉट टाइंग कुड बी डिफिकल्ट स्पेशली इन अर्ली स्टेज। इट कैन इम्पिंज ऑन द कार्टिलेज, कार्टिलेज को रगड़ सकती है, और अगर लूज हो गया तो सर्जरी फेल हो सकती है। दूसरी कैटेगरी हमारे पास है नॉटलेस सूचर एंकर्स। ये नया जनरेशन है, नॉटेड के बाद आया है। इसमें नॉट
हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें अपने आप ही नॉट प्री फिल्ड होती है, हमको बस सूचर पास करके उसको टेंशन देनी है। दे आर मॉडर्न एंकर्स दैट डू नॉट रिक्वायर नॉट टाइम। सूचर टेंशन इज लॉक विद एन एंकर मैकेनिज्म, इसके अंदर ही सेल्फ लॉकिंग मैकेनिज्म होता है और इसमें नॉट टाइम की जरूरत नहीं होती सर्जन के द्वारा। इसका एडवांटेज क्या है कि नॉट, अगर नॉट नहीं है तो नॉट की कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है, ऑब्वियसली नॉट टाइम नहीं है तो टाइम भी हमारा बचता है, तो फास्टर सर्जिकल टाइम, टेंशन कंट्रोल्ड है एंड कार्टिलेज में रगड़ने का भी चांस नहीं है, तो एब्रेशन के भी रिस्क काफ़ी कम हो सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि ये थोड़े से नॉटेड सुचर एंकर से थोड़े से ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और इसकी जो टेंशन होती है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टेंशन ये देता है नॉटलेस सुचर एंकर। हम टेंशन, नॉट की टेंशन को अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकते, हम ना टेंशन बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं। तो अगर फ्राइबल टिश्यू है जिसमें नॉट हमें टेंशन कम देनी है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं आएगा नॉटलेस सुचर एंकर में, क्योंकि इसमें प्री डिटरमाइंड टेंशन होती है नॉट की, जो हम सर्जरी के दौरान ऊपर नीचे नहीं कर सकते। लेकिन स्टडीज जो शो करती है कि नॉटेड और नॉटलेस सुचर एंकर से पुल आउट स्ट्रेंथ बराबर है, फेलियर रेट भी बराबर है, तो ऐसी सर्जरी में रिवीजन सर्जरी का कोई ऐसा रिस्क एक्स्ट्रा किसी भी सुचर एंकर में नहीं है। इट डिपेंड्स मोर ऑन द बोन क्वालिटी देन द नॉट टाइप। सो इस बट ओनली दैट प्रॉब्लम इज दैट नॉटलेस सुचर एंकर्स आर स्लाइटली मोर कॉस्टली। ओके, ये कुछ स्टडीज हैं जो कहती है कि नॉट, जैसे पहले स्टडी वेंग एट ऑल से आई थी जो जिसने कंपेयर किया नॉटलेस एंड नॉटेड सूचर एंकर्स को, उन्होंने बताया कि सूचर एंकर की जो पुल आउट स्ट्रेंथ है और फेलियर रेट है दोनों का कंपेरेबल है। और सूचर एक और आया था वू एट ऑल में, उन्होंने और सेम बताया था कि नॉटलेस और नॉट टाइंग सूचर एंकर्स की जो स्टेबिलिटी है, जो रिवीजन रेट है, फेलियर रेट है, वो सब कंपेरेबल है। मल्टीपल स्टडीज हैं इस दुनिया में जो कंपेयर करती है नॉटलेस और नॉटेड, और मोस्टली स्टडीज यही कह रही है कि जो आउटकम्स हैं वो कंपेरेबल है, फेलियर रेट दोनों के बराबर है। और मोर स्टडीज 6-7 स्टडीज मैंने आपके लाया, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से आप पढ़ सकते हैं, जिसमें नॉटलेस और नॉटेड सूचर एंकर्स को कंपेयर किया और हमने पाया कि रिजल्ट्स बराबर हैं। नेक्स्ट जनरेशन में हम आते हैं, ये कहते हैं ऑल सूचर एंकर्स। ऑल सूचर एंकर्स से नाम बताते हैं, इसमें अल्ट्रा हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीइथिलीन सूचर होते हैं जो अंदर एक क्लम्प बन जाते हैं, गुच्छा सा बन जाते हैं, जिसको बाहर निकलना मुश्किल होता है, इसलिए ये हमारे कारगर होते हैं, हड्डी के अंदर फंस जाते हैं। ये स्लीव के द्वारा अंदर डाले जाते हैं। जैसे ये किसी एक ब्रांड का हमने सिरोनिक्स का हमने इस्तेमाल किया, तो उसमें हमने छोटे छोटे साइज के 1.4, 1.5, 1.8, 2.5 तक के वेरिएबल साइज में हमारे आते हैं छोटे साइज के ऑल सूचर एंकर्स, जो हम शोल्डर इंस्टेबिलिटी में यूज करते हैं। जैसे कि एक एनिमेशन देखें हम, इस स्लीव के द्वारा हड्डी तक पहुंचाई जाती है, उसके बाद थोड़ा सा एक पायलट होल सा बनाया जाता है, उसके बाद हम एक सूचर एंकर इसको हैमर कर देते हैं और फिर उसको पुल करके उसको बंच अप करते हैं ताकि ये पुल आउट ना हो। जैसे कि एक ये लाइव सर्जरी में की वीडियो हमने बनाई थी, इसमें हम देखते हैं हमने स्लीव के द्वारा हमने इसको ड्रिल किया और यहाँ पे देखिए आप, इसको सूचर एंकर्स को हमने खोला, फिर इसको अभी हम बहुत केयरफुली अब इसको हम इसके धागे सूचर एंकर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपस में अटक ना जाए। फिर उसको ऐसे हम डिप्लॉय करेंगे, इसके हमारे लैंग्वेज बोलते हैं डिप्लॉयमेंट ऑफ द सूचर एंकर। इसको हमने स्लीव को निकाला, बहुत ध्यान से, इसमें मैं बहुत ध्यान से निकाल रहा हूँ देखिए, ताकि ये हिल ना जाए। यहाँ अब यहाँ पे उसको टक करते हैं ताकि वो डिप्लॉय हो जाए, फिर उसको खींच के देखते हैं कि डिप्लॉय हो गया है, फिर उसके बाद उसको हम लेब्रम से पास करेंगे और टाई करेंगे। इसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें वेरिएबल एंगल्स की स्लीव होती है, 15 डिग्री, 25 डिग्री, 35 डिग्री और स्ट्रेट 0 डिग्री। तो हमको पोर्टल के थ्रू ग्रीनवर्ड में जैसे पहुंचना है, हमें वेरिएबल स्लीव से हम वहाँ पे बोन पे परपेंडिकुलर पहुंच जाते हैं और उसको हम डिप्लॉय सूचर एंगल को डालने के बाद डिप्लॉय आराम से कर सकते हैं। इसका और एडवांटेज क्या है, क्योंकि ये साइज के छोटे होते हैं तो हम थोड़ी सी जगह में, ग्रेनॉइड में जो कि थोड़ी सी जगह में प्रोवाइड करती है, उसमें मोर देन 3 सूचर एंकर्स आराम से डाल सकते हैं एज कम्पेयर टू पीक सूचर एंकर जो कि थोड़े से मोटे होते हैं। सो एडवांटेज ये हुआ, मोर एंकर्स इन द सेम स्पेस। अगर ज़्यादा सूचर एंकर्स हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्विटेबल हो गई, बराबर 4 सूचर एंकर्स में आराम से बढ़ जाती है। अगर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है तो कंप्रेशन भी बेटर होता है और बोन कंजर्विंग है, यानी कि हमें बोन निकालने की जरूरत कम पड़ती है, कम से कम बोन के निकालने से हमें सूचर एंकर डिप्लॉय हो जाते हैं। और ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट, रिवीजन सर्जरी यानी कि फेल्ड बैंकार्ड में रिपीट बैंकार्ड सर्जरी में बहुत फायदेमंद होते हैं क्योंकि कम स्पेस लेते हैं।